मैं हूं डॉक्टर विजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्री फॉर्मुलेशन पार्ट 1. दिस इज द मेन टॉपिक of the PCI new syllabus of subject Industrial Pharmacy BP 502T. The content of this topic is Introduction to the Industrial Pharmacy, Introduction to Pre-formulation, Goals and Objectives, Study of the Physicochemical Characteristics of Drug Substances. Now we will discuss about the introduction. इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने से पहले की जाने वाली स्टडी को हम प्री फॉर्मुलेशन कहते हैं। जैसे कि इसका नाम बता रहा है टॉपिक का, प्री मतलब पहले, फॉर्मुलेशन बोले तो डोसेज फॉर्म या डोसेज फॉर्म को बनाने से पहले किए जाने वाली स्टडी को हम प्री फॉर्मुलेशन कहते हैं। इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी ड्रग मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन करें, जिससे कि हम उसकी एक अच्छी फॉर्मुलेशन को बना सकें। दिस इंफॉर्मेशन जो हम प्री फॉर्मुलेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, उसी के बिहाफ पर हम अपने प्रोसेस को, फॉर्मुलेशन बनाने की प्रोसेस को, और क्या क्या हमें अप्रोचेस लगानी हैं किसी अच्छी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, और किस प्रकार की फॉर्मुलेशन बनेगी। तो डेफिनेशन बनती है, प्री फॉर्मुलेशन इज द फेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन विच द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल is studied in order to develop safe, effective and stable dosage form. प्री फॉर्मुलेशन में हम किसी भी ड्रग की फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, जिससे कि हमें एक सेफ, इफेक्टिव और स्टेबल डोसेज फॉर्म मिले। प्री फॉर्मुलेशन जो है वो किसी भी नई सिंथेसाइज की गई ड्रग पर की जाती है, जिसमें कि हमें एक डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिला है जब हमने उसकी स्टडी किसी एनिमल मॉडल पर की है। नाउ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहला गोल है, इसके थ्रू जो है हम जनरेट करते हैं इंफॉर्मेशन which are useful in the formulation development, जिससे कि हम एक अच्छी, स्टेबल और बायो अवेलेबल डोसेज फॉर्म बना सकें। बायो अवेलेबल मतलब हुआ कि उसकी मैक्सिमम अमाउंट ड्रग की हमें ब्लड में मिले। स्टेबल मतलब हुआ कि उसको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकें किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने के बाद। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं नेसेसरी फिजिको केमिकल पैरामीटर्स ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंसेस विच आर able to affect the drug performance and development of the efficacious, stable and safe dosage form. इसमें हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को के बारे में पता करेंगे। इसमें हम ड्रग की किसी भी एक्सिपेंट के साथ जब हम डोसेज फॉर्म बना रहे हैं तो वो उसके साथ कॉम्पैटिबल है या नहीं है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये हमें बताता है कि जो ड्रग हमने खोजी है उसको हम कैसे किसी प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस करेंगे और उसको
किस तरीके से स्टोर करें कि हम उसकी क्वालिटी को लंबे समय तक रिटेन कर सकें। नेक्स्ट इज दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी स्टडी की जाएंगी, वो हैं ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टराइजेशन, सेकंड इज द बल्क कैरेक्टराइजेशन, थर्ड इज द सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, उसके बाद आता है फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। इसमें हमें हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रैस्मराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन के बारे में बताना होगा। आज के इस पार्ट में, इस वीडियो में हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड बल्क कैरेक्टराइजेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी ड्रग की क्या है, जो कि वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को और स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं और उसकी वायबिलिटी को भी इसके साथ साथ अफेक्ट करती हैं। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी ड्रग की इम्पॉर्टेंट हो जाती है टू डेवलप अ dosage form design. There are three categories of the physical properties which may influence the dosage form. तीन properties हैं, physical properties तीन हैं जो कि किसी भी dosage form के डिज़ाइन को अफेक्ट कर सकती हैं। पहली है organoleptic characterization, दूसरा bulk characterization एंड solubility profile, जो सा कि हमने पीछे अभी पढ़ा था। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टराइजेशन। ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टराइजेशन बोले तो ऑर्गन के थ्रू जो हम अपने ह्यूमन ऑर्गन के थ्रू जो हम प्रॉपर्टीज़ को पता करेंगे उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टराइजेशन। इसमें किसी भी ड्रग का इवैल्यूएशन किया जाता है, किस किस बिहाफ पर हम फिजिकली इंस्पेक्ट करें। ये हमने खुद से अपनी आँखों से देखा तो जो प्रॉपर्टीज़ हमें दिख रही हैं अपनी आँख से, कान से या जीभ से या और किसी तरीके से छूने से, तो उसको हम बोल रहे हैं ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टराइजेशन। तो हमने देखा उसका कलर, हमने देखा ड्रग की ओडर, गंध कैसी महक आ रही है, हमने देखा टेक्सचर कि वो दानेदार है या क्रिस्टल की फॉर्म में, निडल शेप है, किस तरीके का उसका साइज शेप है, एंड लास्ट वन इज द टेस्ट कि बिटर है, कैसी है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टराइजेशन में। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ड्रग प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी एलिगेंट इन द अपीयरेंस, दैट मस्ट बी having eye appealing color, and that must be having pleasant odor and taste। और हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ये जो ड्रग है दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज एंड इट शुड बी इन द प्योरेस्ट फॉर्म। इम्प्योरिटी कोई ना हो और प्योर फॉर्म में हो। इस तरीके से अब हम बात करेंगे बल्क कैरेक्टराइजेशन की। बल्क कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स involves the characterization of the various solid state properties that could change during the process development। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हमारे किसी भी प्रोसेस डेवलपमेंट के साथ में चेंज हो जाती हैं, हम उनके बारे में इसमें बात करेंगे। द वैल्युएबिलिटी ऑफ द बल्क कैरेक्टराइजेशन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव subsequent events and approaches in the drug development process। बल्क कैरेक्टराइजेशन में क्या क्या आता है, इसमें क्रिस्टलाइनिटी किसी ड्रग की, एमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी आ जाती है, फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन आ जाता है और डेंसिटी, एंड लास्ट वन इज दी पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी। आज के टॉपिक में हम क्रिस्टलाइनिटी, एमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, साथ साथ स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। नाउ क्रिस्टलाइनिटी, एमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइनिटी। क्रिस्टलाइनिटी क्या है? क्रिस्टलाइनिटी किसी भी
कंपाउंड को कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं बाय ऑब्जर्विंग द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स। अगर हमने किसी भी कंपाउंड को देखा और देखने पर हमें पता चल रहा है कि उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं रिपीटिशियस स्पेसिंग पर अरेंज हैं, एक करीने से लगे हुए हैं, एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तब हम कहते हैं इस तरह के कंपाउंड को क्रिस्टल कंपाउंड। क्रिस्टल कंपाउंड्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं, वो क्यूबॉइड हो सकता है, वो टेट्रागोनल हो सकता है, ऑर्थरोम्बिक हो सकता है, आदि बहुत सारे इसके टाइप, जनरली 8 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। इस क्रिस्टल को हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक हो गया उसका बाहरी आकार जिसको कि हम बोलते हैं क्रिस्टल हैबिट, और दूसरा हो गया उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल हैबिट एंड क्रिस्टल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग can affect the bulk and flow properties as well as chemical stability। क्रिस्टल हैबिट का मतलब क्या हुआ, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आउटर अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल, उसका शेप। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स में फिगर्स दिखाई हुई हैं। ये पहले में देखें तो प्लेटी है, दूसरा एक्वेंट है, निडल शेप है, ब्लेडेड है, टेबुलर है, प्रिज्मेटिक है। लाइकवाइज इट मे बी अ क्रिस्टल हैबिट, शेप को हम कह रहे हैं क्रिस्टल हैबिट। नेक्स्ट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट विद इन द सॉलिड, दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। डिग्री ऑफ द क्रिस्टलिनिटी, ये क्रिस्टलिनिटी की जो डिग्री है उसी की वजह से, इन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से वो ड्रग कुछ की हार्डनेस, उसकी डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी और डिफ्यूज़न को अफेक्ट किया जा सकता है। क्रिस्टलिनिटी इज हैविंग द ग्रेटर अफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। क्रिस्टलिनिटी जो है किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर बहुत ज़्यादा फर्क डाल सकती है, इसलिए इसकी स्टडी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड में हैव स्टीशियोमेट्रिक और नॉन स्टीशियोमेट्रिक एडक्ट्स। इसमें जो हमारा स्टीशियोमेट्रिक है वो तो काम का है, अगर उसके अंदर नॉन स्टीशियोमेट्रिक एडक्ट्स हैं तो दैट आर द अनडिजायरेबल एंड मस्ट बी रिमूव्ड। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमने बताया हुआ केमिकल कंपाउंड है उसको हैबिट और इंटरनल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया। स्ट्रक्चर को फर्दर हमने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिवाइड किया। क्रिस्टलाइन जो है वो सिंगल एंटिटी और पॉलीमॉर्फ हो सकता है, वाइल मॉलिक्यूलर एडक्ट जो है नॉन स्टीशियोमेट्रिक स्टीशियोमेट्रिक हो सकते हैं, और उनको फर्दर डिवाइड करें तो चैनल, लेयर और केज में हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दी एमॉर्फिल। पीछे हमने किस लाइन में कहा कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो थे वो करीने से लगे हुए थे, एक उनकी अपनी पर्टिकुलर सीक्वेंस थी। बट एमॉर्फस के केस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सीक्वेंस में नहीं लगे होते, वो रैंडमली प्लेस होते हैं, उनकी कोई प्लेस फिक्स नहीं है। यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा अलग तरीके का होगा वनस्पति के क्रिस्टलाइन। तो इन दोनों के क्रिस्टलाइन के और एमॉर्फस के इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ ड्रग जो हैं हमारी वो एमॉर्फस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि इनको बनाने का तरीका क्या है, रैपिड प्रेसिपिटेशन, लायोफिलाइजेशन आर द मेथड्स। अब इनमें अंतर क्या आएगा, अंतर है इस तरीके की ड्रग, यानी कि एमॉर्फस ड्रग जो होती हैं, एमॉर्फस कंपाउंड जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हाईएस्ट एनर्जी स्टेट और हायर थर्मोडायनेमिक एनर्जी एज कंपेयर टू दी क्रिस्टलाइन स्टेट। जब उनके अंदर हायर एनर्जी है, इसकी वजह से जो है एमॉर्फस कंपाउंड जो हैं वो लेस स्टेबल होते हैं देन दी क्रिस्टलाइन स्टेट, मगर इनकी सॉल्युबिलिटी किसकी, एमॉर्फस कंपाउंड की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी क्रिस्टलाइन कंपाउंड।
इस तरीके से जब हम किसी एमॉर्फस कंपाउंड को स्टोरेज करते हैं तो दैट विल बी टेंड टू रिवर्ट टू मोर स्टेबल फॉर्म, वो मोर स्टेबल फॉर्म की तरफ जाने की कोशिश करेगा। दिस थर्मोडायनेमिकली इनस्टेबिलिटी जो है उस इस एमॉर्फस कंपाउंड की एक मेजर डिसएडवांटेज है। अगर हम यहाँ पर हमने फिगर में दिखाया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखें तो ये किसी एमॉर्फस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, और दूसरी साइड पर हम देखें राइट हैंड साइड पर तो ये किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। एमॉर्फस में मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो कितनी दूर कितनी पास किस अरेंजमेंट इनका बिल्कुल अलग है। जबकि हम क्रिस्टलाइन में देखें तो ये रिपीटेटिवली अरेंज्ड हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली नाम बताता है, पॉली बोले तो अनेक, मॉर्फिज्म बोले तो फॉर्म। अगर कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल रहा है, तब इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और इस तरीके के कंपाउंड को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ। अब सोच ये सकते हैं कि एक कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसे रहेगा। क्रिस्टलाइन फॉर्म में इस तरीके से रहेगा कि उनका इंटरनल अरेंजमेंट जो होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। इसकी वजह से वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जा सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं दो प्रकार के होंगे। एनेंटियोट्रॉपिक इज द वन विच कैन बी रिवर्सिबली चेंज इनटू द अनदर फॉर्म बाय अल्टरिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, जबकि मोनोट्रॉपिक जो होते हैं इज द वन विच इज अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर और प्रेशर। ये सभी तरीके के टेम्परेचर और प्रेशर पर अनस्टेबल रहते हैं। नाउ we will discuss that what is the next part of the polymorphism। पॉलीमॉर्फ एक दूसरे से किस एस्पेक्ट में डिफर करते हैं। पहला है सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी। Depending on the stability, enantiotropes will be more stable than the other। enantiotropes जो है ज़्यादा stable हैं than the monotrope। स्टेबल फॉर्म क्यों है? बिकॉज ऑफ द लोअर एनर्जी स्टेट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लीस्ट स्टेबिलिटी। जबकि दूसरी फॉर्म जो है उसको हम मेटास्टेबल फॉर्म बोल देते हैं, विच विद द अपोजिट प्रॉपर्टी। इसमें अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। अगर हम किसी पॉलीमॉर्फ्स को देखना चाहते हैं या हम किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड को देखना चाहते हैं, किसी अमॉर्फस कंपाउंड को देखना चाहते हैं, देन वी हैव टू गो फॉर द डिफरेंशियल स्कैनिकलरीमेट्री एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, जिसे XRTP बोल देते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिखाया हुआ है। अगर हम बिल्कुल ऊपर देखें तो ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड का एक्सरे डिफ्रैक्टोग्राम है, जिसमें हम देखें कि पीक्स जो हैं बहुत शार्प हैं। जबकि सबसे नीचे एमॉर्फस कंपाउंड को देखें तो इसकी पीक्स हमें इंटेंस मिलती हैं, लेस इंटेंस मिलती हैं। यानी कि जब हम XRD करें किसी कंपाउंड का, अगर शार्प पीक आ रही है तो हम कहेंगे दिस इज दी क्रिस्टलाइन इन नेचर। अगर हमने देखा कि उसकी पीक्स जो हैं लेस इंटेंस हैं, तब हम कहेंगे एमॉर्फस नेचर। और अगर हम इन एमॉर्फस कंपाउंड को क्रिस्टलाइन कंपाउंड को मिला दें तो जो बीच में हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से इन दोनों ही पीक्स का कॉम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट इज दी स्यूडो पॉलीमॉर्फ, दैट इज हाइड्रेट्स और सॉल्वेट्स। स्यूडो पॉलीमॉर्फ जो कि पॉलीमॉर्फ के जैसा बिहेव करते हैं मगर पॉलीमॉर्फ नहीं, थोड़ा सा उसमें चेंज है। क्या है? इट इज आल्सो नोन एज phenomena in which two compounds exhibit different crystalline structure, different crystalline structure है, and in which one is the host of the solvent molecule। उसमें जो लैटिस है उसके अंदर जो है कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मौजूद है। अगर वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है पानी है तब हम उसको बोलते हैं हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स इज द सब्सटेंस that contain water or its constituent elements।
द स्टेट ऑफ द वाटर, जो वाटर की स्टेट है वो वैरी करती है वाइडली बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द हाइड्रेट, सम ऑफ विच वर सो लेबल्ड बिफोर देयर केमिकल स्ट्रक्चर was understood. So this is all about the today's topic. We will meet in the next video. These are the references. Thank you all. Thank you everyone.